सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं। यह क्लास बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सभी छात्रों के लिए है, जो कि उनकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी यह क्लास। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, अर्थात पादप परिचय जैव प्रौद्योगिकी। यह सब्जेक्ट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम आपके लिए चुनिंदा प्रश्नोत्तर लाए हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि इस बार आपकी रिटन एग्जाम होने वाला है, इसलिए हम आपके लिए रिटन ही तरीके के लिए प्रश्नोत्तर लाते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैव विज्ञान क्या है और जैव प्रौद्योगिकी के क्रिया क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी क्या है और जैव प्रौद्योगिकी के क्रिया क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन कीजिए। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है, अंग्रेजी शब्द है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार का शब्द है? यह अंग्रेजी का शब्द है और इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है प्रौद्योगिकी के जुड़ने से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जैव प्रौद्योगिकी। अब जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रचलन आम होने के कारण इसको परिभाषित करना बहुत ही कठिन हो चुका है। कैसा हो चुका है? बहुत ही कठिन हो चुका है। इस कारण इसकी कोई सर्वमान्य मानक परिभाषा नहीं है, परंतु यह सर्वमान्य सत्य है कि जैव प्रौद्योगिकी एक स्पष्ट विषय न होकर अनुसंधान का एक विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र है। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वे सभी औद्योगिक प्रक्रम आते हैं जिनमें जीव किसी न किसी रूप में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वे सभी औद्योगिक प्रक्रम आते हैं जिनमें जीव किसी न किसी रूप में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। उस कारक को, जैसे कि सूक्ष्म जीवों, जंतुओं एवं पादप कोशिकाओं अथवा उनके अवयवों को नियंत्रित कोशिकाओं तथा नियंत्रित उपयोग से उपयोगी उत्पादों अथवा सेवाओं के उत्पादन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। एक बार पुनः पढ़ते हैं। लिखा है कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वे सभी औद्योगिक प्रक्रम आते हैं जिनमें जीव किसी न किसी रूप में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी कारकों जैसे सूक्ष्म जीव, जंतुओं एवं पादप कोशिकाओं अथवा उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग से उपयोगी उत्पादों अथवा सेवाओं के उत्पादन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट रूप से जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों के उपयोग जैविक कारकों की सहायता से उपयोगी उत्पादों, सेवाओं का उत्पादन के लिए किया जाता है। अब तक बायोटेक्नोलॉजी पर लगभग 1000 से अधिक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों का संकलन किया जा चुका है। कितनी? 1000 से अधिक। और इनमें से अधिकांश ने इस शब्द को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। इनमें से कुछ मुख्य निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन और सेवा उद्योगों के लिए जैविक जीवों प्रणाली या प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग है। यह ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट की तरफ से कहा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन और सेवा उद्योगों के लिए जैविक जीवों प्रणाली या प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी जैव रसायन का एकीकृत उपयोग है। तकनीकी हासिल करने के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग विज्ञान, औद्योगिक सूक्ष्म जीव सुसंस्कृत ऊतक कोशिकाओं और उसके भागों की क्षमताओं का अनुप्रयोग। यह कथन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से कहा गया कि जैव प्रौद्योगिकी जैव रसायन का एकीकृत उपयोग है। तकनीकी हासिल करने के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग विज्ञान, शॉर्ट में कहा जाए औद्योगिक सूक्ष्म जीव सुसंस्कृत
ऊतक कोशिका और उसके भागों की क्षमताओं का अनुप्रयोग ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की क्रिया क्षेत्र एवं महत्व, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जैव प्रौद्योगिकी आज मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इस क्रिया का विस्तार पर्यावरण से लेकर उद्योगों, कृषि, मानव स्वास्थ्य एवं मानव जनन पर नियंत्रण तक है। आज विश्व व्यापार में बायोटेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। व्यापार में इसकी संभावनाएं अनंत हैं, क्योंकि इनके द्वारा अनगिनत बहुमूल्य, दुष्प्राय एवं अति उपयोगी उत्पादों की प्राप्ति हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व बाजार में बायोटेक्नोलॉजी उत्पादों का व्यापार वर्ष 2011 के अंतर्गत लगभग 4,000 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिससे रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। विश्व भर में सरकारी एवं असरकारी अर्थात प्राइवेट अनेक बायोटेक्नोलॉजी कंपनियां खुल रही हैं और कुछ पुरानी कंपनियों ने इस क्षेत्र में अपना विस्तार किया। आज जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, जिसकी कई शाखाएं हैं। जैव प्रौद्योगिकी की मुख्य शाखाएं निम्न प्रकार हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और सूचना सबसे पहले ही आप तक पहुंचे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है इसकी जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, जंतु जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी, पादप जैव प्रौद्योगिकी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी। कौन कौन सी हैं? औद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, दूसरी है चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, तीसरी है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, चौथी है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी और पांचवी है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और छठी है कृषि जैव प्रौद्योगिकी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है और आने की संभावना भी रखता है, वो भी 100% आने की संभावना रखता है आपकी परीक्षा में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आप क्या समझते हैं। तो बताते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि को 1985-86 में अली जोफ्री एवं साथियों ने लिस्टर यूनिवर्सिटी यूके यूनाइटेड किंगडम में विकसित की थी। किसने और कब की थी? 1985-86 में अली जोफ्री एवं साथियों ने लिस्टर यूनिवर्सिटी में विकसित की थी। किसी विशिष्ट या विभेद के डीएनए का RFLP पैटर्न एक अत्यंत बहुरूपी प्रोब की सहायता से बनाना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। इस विधि में अन्वेषी के रूप में सूक्ष्म सैटेलाइट डीएनए जैसे अत्यधिक बहुरूपिता वाले डीएनए क्रमों का उपयोग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से विभेदों, विशिष्टियाँ, अपराधियों आदि की सुनिश्चित एवं निसंदेह पहचान रक्त स्टेटस, वीर्य स्टेटस, बालों की जड़ों, आंसुओं, लार आदि से की जा सकती है। सीधी भाषा में कहा जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह विधि है जिसके द्वारा आपके बॉडी के किसी भी पार्ट से आपकी पहचान हो सकती है, चाहे वो बाल हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे आपके आंसू हो, यानी कोई भी चीज़ हो, आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मालूम चल जाएगा कि यह फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए किसका है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है क्रायो प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्रायो प्रिजर्वेशन। यह भी दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप टिक कर लीजिएगा। अंग्रेजी शब्द क्रायो प्रिजर्वेशन ग्रीक शब्द क्रायोस इक्वल फ्रोस्ट एवं कन्वर्वेशन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है फ्रिज अवस्था। जिसका अर्थ क्या होता है? फ्रिज अवस्था में संरक्षण, अर्थात ठंडा। फ्रिज माने क्या होता है? ठंडा। सामान्य उपयोग में इसका अर्थ निम्न तापमान पर संग्रह, अर्थात कम से कम तापमान पर किसी चीज़ का संग्रह करना। जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसका टेम्परेचर कितना होता है? -79 डिग्री सेल्सियस। और
तापमान पर डीप फ्रिज में 80 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन का कितना तापमान होता है, -196 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। सामान्यतः जनन द्रव्य को द्रव नाइट्रोजन -19600 में फ्रिज में बनाए रखते हैं। इस तापमान पर कोशिकाएं पूर्ण रूप से निष्क्रिय अवस्था में आ जाती हैं। इस तापमान पर कोशिकाएं पूर्ण अवस्था में आ जाती हैं और वो तापमान कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्रायो प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हैं या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। तो आप सीधी भाषा में कह सकते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन वह अवस्था है जिसमें किसी भी वस्तु को उसके कम तापमान पर रखा जाए, संग्रह किया जाए, अर्थात फ्रिज किया जाए, जमा दिया जाए ठंड में। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि जनन द्रव्य संरक्षण के महत्व को बताते हुए परिभाषित कीजिए कि जनन द्रव्य क्या है और इसे परिभाषित कीजिएगा। डिफाइन ग्रेम्प्लेज्म कन्जर्वेशन एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। तो इसका सही उत्तर है किसी स्पेसीज एवं उसकी संबंधी स्पेसीजों में उपस्थित सभी जीनों को उस स्पेसीज का जनन द्रव्य कहते हैं। सामान्यतः जनन द्रव्य विभिन्न स्पेसीजों विभेदों के संग्रह के रूप में होता है। जनन द्रव्य वे जीन प्राप्त होते हैं जिनका प्रजनक फसल सुधार में उपयोग करता है। पारंपरिक विधि में जनन द्रव्य का संरक्षण भंडारण बीजों के रूप में करते हैं, किंतु कई स्पेसीजों अलैंगिक जननिक होती हैं अथवा उनके बीज अल्प आयु के तथा बहुत मुश्किल से बहुत कम अंकुरण करने वाले होते हैं। जनन द्रव्य संरक्षण के महत्व को बताते हुए परिभाषित कीजिए। तो इसमें क्या है कि किसी स्पेसीज एवं उसकी संबंधी स्पेसीजों में उपस्थित सभी जीनों को उस स्पेसीज का जनन द्रव्य कहते हैं। सामान्यतः जनन द्रव्य विभिन्न स्पेसीजों एवं विभेदों के संग्रह के रूप में होता है। जनन द्रव्य वे जीन प्राप्त होते हैं जिनका प्रजनक सुधार में उपयोग होता है। पारंपरिक विधि में जीन द्रव्य का संरक्षण भंडारण बीजों के रूप में करते हैं, किंतु कई स्पेसीजों अलैंगिक जननिक होती हैं अथवा उनके बीज अल्प आयु में के तथा बहुत मुश्किल से बहुत कम अंकुरण करने वाले होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में आप चैनल ज़्यादातर शेयर करिएगा जिससे कि आपके सभी दोस्तों के पास यह वीडियो पहुंच सकें और उनके लिए भी परीक्षा में यह अत्यंत लाभदायक साबित हो। और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कि GMO क्या है, व्हाट इज GMO। यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण लाए हैं और आगे भी लाने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही उत्तर है आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी में न्यूक्लिक अम्ल की पात्र तकनीक और न्यूक्लिक अम्लों के कोशिकाओं एवं कोशिकांगों में इंजेक्शन तथा एक कुल के बाहर की स्पेसीजों के प्रोटोप्लास्ट के संकलन को शामिल किया गया है। आनुवांशिकता रूपांतरित जीव उन जीवों को कहते हैं जिनमें आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी द्वारा स्थानांतरित आनुवांशिक द्रव्य उपस्थित होता है। योजनाबद्ध पुनः स्थापन में GMO को संशोधित उपयोग में लाकर खुले वातावरण में मुक्त किया जाता है। GMO क्या है? आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी में न्यूक्लिक अम्लों के पात्र तकनीक और न्यूक्लिक अम्लों के कोशिकाओं एवं कोशिकांगों में इंजेक्शन तथा एक कुल के बाहर की स्पेसीज के प्रोटोप्लास्ट के संकलन में शामिल किया गया है। आनुवांशिकता रूपांतरित जीव उन जीवों को कहते हैं जिनमें आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी द्वारा स्थानांतरित आनुवांशिक द्रव्य उपस्थित होता है। योजनाबद्ध पुनः स्थापन में GMO को संशोधित उपयोग में लाकर खुले वातावरण में मुक्त किया जाता है। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें जिससे कि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।